एक कॉमन जो चैप्टर है, वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कोड के रिलेटेड है, जो एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 6 के रिलेटेड है, तो वो हम लोगों को आज स्टार्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं तो इसमें इतने सारे चैप्टर है डाई पेनिट्रेंट टेस्ट के। ठीक है, तो देखो, एप्लीकेशन, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, डाई पेनिट्रेंट टेस्ट, प्रिंसिपल एंड मेथड, ऐसा करके टोटल 8 चैप्टर है। उसमें से सबसे ये जो लास्ट वाला चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग जो मार्केट में जो यूज करते हैं, मार्केट में लोग बोलते हैं ना हमको तो सब पता है, लेकिन सब पता मतलब किससे पता है? आपको सेक्शन 5 आर्टिकल 6 से सब पता रहता है। तो आपको कोई भी माई का लाल, आपको कोई उंगली नहीं उठा सकता आपके ऊपर। अगर ये चीज पता नहीं है और आपको ये पूरा का पूरा ये चैप्टर सबका सब पता है 7 तक, तो भी ये जीरो है देखा जाए तो। लेकिन अगर आपको चैप्टर नंबर 8 पता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने का चांस है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो लेट्स वी स्टार्ट। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं अगेन। ओके, पहला है स्कोप। कोई भी कंपनी हो, इसके अंदर आपको डाई पेनिट्रेंट टेस्ट का जनरली प्रोसीजर होना चाहिए। वो प्रोसीजर कैसे बनाना है वो लेवल 2 को डिसाइड करना है, लेवल 3 डिसाइड करता है। मतलब जनरली तो लेवल 3 ही आजकल मार्केट में बहुत सारे हैं, तो लेवल 3 ही बनाते हैं। अदरवाइज कुछ छोटा मोटा कंपनी है तो उसके लिए कोई लेवल 3 हायर नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या होता है, तो उसके लिए लेवल 2 को ही बनाना पड़ता है प्रोसीजर। तो स्कोप में क्या होता है, when this article is specified by referencing code section, the liquid penetrant test method described in this article shall be together article 1। आर्टिकल 1 क्या है? आर्टिकल 1 में जो है डेफिनेशन वगैरह दिया है कि लिक्विड का मतलब क्या है, पेनेट्रेंट का मतलब क्या है, एएसएमई का मतलब क्या है, और ट्रैप का मतलब क्या है, स्कोप का मतलब क्या है, जनरल का मतलब क्या है, मतलब सब का सब डेफिनेशन दिया गया है। तो वहां पे ऑलरेडी आर्टिकल 1 मैंने पुराने जमाने में शायद लॉकडाउन में ये आर्टिकल 1 पूरा का पूरा मैंने करवाया था। तो ठीक है, रिकॉर्डिंग चाहिए तो मेरे से ले लीजिए। लेकिन उस टाइम पे भी हमने आर्टिकल 1 करवाया था। आर्टिकल 1 में नया कुछ रॉकेट नहीं है, सिंपल डेफिनेशन है, तो वो भी इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ द टर्म इज यूज्ड इन आर्टिकल 1 में ऑलरेडी दिखाया गया है, अपेंडिक्स 1 में भी है, पेनिट्रेंट टेस्ट वगैरह क्या है वो सब चीज। ठीक है, अभी जनरल, जनरल मतलब क्या है? The liquid penetrant examination method is effective means for detecting the discontinuity which are open to the surface, non-porous metal and other material। तो ये एक लाइन है ना, उसका पूरा का पूरा चैप्टर है। अब सोचो, एक लाइन को समझाने के लिए मैं जो आपको दिखाया ना पहले का 8 चैप्टर टोटल, उसमें से एक चैप्टर एक खाली एक लाइन का है। अब समझो इसमें क्या लिखा है, लिक्विड पेनिट्रेंट एग्जामिनेशन मेथड इज इफेक्टिव। कहां पे इफेक्ट होता है? डिटेक्टिंग द डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी को डिटेक्ट करता है, विच आर ओपन टू द सरफेस। क्या लिखा है? ओपन टू द सरफेस, मतलब सरफेस के ऊपर जो डिसकंटिन्यूटी ओपन है वही दिखाएगा। डाई पेनिट्रेंट टेस्ट का एक देखा जाए तो लिमिटेशन भी बन गया, वो सब सरफेस के अंदर जाके नहीं दिखाएगा। मेरे भाई समझे बात, सिंपल बात है। देखो, डिसकंटिन्यूटी जो दिखाएगा, डिटेक्ट करेगा, वो ओपन टू द सरफेस होगा, वही दिखाएगा, और कोई भी नहीं दिखाएगा। याद रखो, ये लिखना है तो लिख लो। जो ऑफलाइन वाले लोग हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करेगा ये सब चीज लिख लो, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है। ठीक है, आपने भी भले ही किया है, रिपीट है तो भी लिख लो आप। ठीक है, दूसरी बात, उसने दूसरा उसका लिमिटेशन क्या मिला? ओपन टू द सरफेस ऑफ द नॉन पोरस मेटल, नॉन पोरस मेटल बोला है। ठीक है, देखो नॉन पोरस मेटल बोला, नॉन पोरस मेटल मतलब इसका मतलब ये हुआ कि डाई पेनिट्रेंट टेस्ट है वो ओपन टू द सरफेस में होगा तो ही हम कर सकते हैं, या तो नॉन पोरस मेटल जो है उसी में कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पोरस मेटल में नहीं कर सकते, पोरस मेटल में नहीं कर सकते, ये भी मतलब हुआ ना। पोरस मेटल और नॉन पोरस मेटल क्या है? सिंपल, आपके घर में पॉन्ज होता है, पता है ना पॉन्ज, वो कपड़ा धोने के लिए वो वायर टाइप का ऐसा होता है। ठीक है ना, वो क्या है? वो पोरस है, वो बहुत सारे होल है ना उसमें। ऊपर से पेनेट्रेंट समझो इनके सामने डाला भी तो क्या होगा, नीचे थ्रू आउट निकल जाएगा, तो कुछ काम का नहीं है, तो वो पोरस हो गया। कुछ कास्टिंग ऐसे है कि कास्टिंग करने के टाइम पे मेरे भाई इतना हॉल बन जाएगा। कुछ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऐसा भी इक्विपमेंट है, बिग पोरस है, उसमें बहुत सारे हॉल रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ काम का नहीं है।
पहुंच घर के अंदर पहुंच जाता है ना, पता है ना, वो पहुंच थोड़ा दबा के दब भी सकता है, इसकी बात कर रहे हैं। तो वो एक मेटल में डाइपेनेट्रेंट टेस्ट नहीं हो सकता है। दूसरा किसमें, ओपन टू द सरफेस जिसमें डिसकंटिन्यूटी है उसी में हो सकता है और किसी में नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके। एंड अदर मेटल, बाकी सब मेटल में हो सकता है। सब मेटल में भी यहाँ पे नाम आएगा तो मैं समझाएगा, लेकिन अभी मैं बोल देता हूँ क्या क्या नाम है। प्लास्टिक में भी हो सकता है डाइपेनेट्रेंट टेस्ट, ग्लास में भी हो सकता है डाइपेनेट्रेंट टेस्ट, कास्टिंग में हो सकता है, मेटल में हो सकता है, कोई भी मेटल हो। लेकिन क्या फर्क है, नॉन पोरस होना चाहिए, पोरस मेटल में नहीं होता है, याद रखो। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, लिक्विड पेनिट्रेंट एग्जामिनेशन मेथड इज इफेक्टिव, वहां पे ही इफेक्ट करेगा, डिटेक्टिंग द डिसकंटिन्यूटी व्हिच आर ओपन टू द सरफेस एंड नॉन पोरस मेटल ऑफ द अदर मटेरियल। नॉन पोरस मेटल में भी हो सकता है लेकिन पोरस नहीं हो सकता है, और दूसरा वो अदर मटेरियल में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे क्लियर बात है। ओके, अभी क्या लिखा है, टिपिकल डिसकंटिन्यूटी डिटेक्टेबल बाय दिस मेथड आर क्रैक। देखो टिपिकल डिसकंटिन्यूटी, तो टिपिकल क्या क्या वो चेक कर सकता है, तो भाई डाइपेनेट्रेंट टेस्ट है मेरे भाई, वो क्रैक भी पकड़ सकता है, वो सिम्स भी पकड़ सकता है। क्रैक्स मतलब बहुत सारे टाइप्स के क्रैक्स है, रेडियल क्रैक, स्टार क्रैक, लॉन्जिट्यूडिनल क्रैक, ट्रांसवर्स क्रैक। ठीक है, क्रैक के बहुत सारे टाइप है, वो मैं आगे आएगा चैप्टर में तब समझाएगा। ऑलरेडी मैं पुराने लोगों को तो समझा ही चुका हूं कितने टाइप्स के क्रैक है। फिर ब्रांच क्रैक, क्रैटर क्रैक, ये सब चीज का क्रैक का टाइप है, तो वो भी बता सकता है। सिम्स क्या है, सिम्स, सिम्स मतलब ऐसा कि समझो एक कुछ पोरोसिटी या पिनहोल है, ठीक है, फिर उसको हम लोग वो प्लेट के अंदर वो बैठा हुआ है, उसको हम रोल करेंगे, रोल करेंगे तो वो लंबा हो जाएगा। ठीक है, वो लंबा हो जाएगा तो वो भी सिम्स बन जाएगा। वो पोरोसिटी का क्या बन गया, अभी वो सिम्स बन गया, तो उसको बोलते हैं सिम्स। नया कोई रॉकेट नहीं। लैप्स, लैप्स भी एक लेमिनेशन का ही एक छोटा सा पार्ट है लैप्स। ठीक है, कोल्ड शट, कोल्ड शट भी पकड़ सकता है। कोल्ड शट मतलब क्या है, जब हम मेटल को प्योर करेंगे, जब मेटल जो है 2100 डिग्री, समझो कार्बन स्टील की बात, 2100 से 1200 से 2100 डिग्री, ठीक है, 1200 से 2100 सेल्सियस टेम्परेचर जब जाएगा तब क्या होगा, हम लोग मेटल को प्योर करेंगे, कोई बीबा में, छासे में, जो भी आपके लैंग्वेज में समझो, छासा बोलते हैं कुछ लोग, बीबे बोलते हैं कुछ लोग, उसको ऐसा पात्र बोलते हैं जिसके अंदर हम मेटल को डालते हैं। वो मेटल बहुत गरम गरम है, धक धक होता है, रेड कलर का होता है, पता है ना, वो ज्वालामुखी देखा है ना आपने, ज्वालामुखी में क्या होता है, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके अंदर से कैसा लावा निकलता है, तो वैसा लावा टाइप रहता है। उस टाइम पे मेटल को हम डालते हैं, तब डालने के टाइम पे जब पहली बार गिरता है तो छींटे उठते हैं ना, तो छींटे क्या करते हैं, वो जल्दी से ऐसा स्प्रेड होते हैं, छींटे जैसे ही स्प्रेड होते हैं उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, क्योंकि छींटे का जब छींटा वहां से अलग हो गया तो अलग हो गया तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, पता है ना। स्लेग जो है, स्लेग, जब इलेक्ट्रोड से आप वेल्डिंग मारते हैं तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रोड से आप वेल्डिंग मारते हैं तो इलेक्ट्रोड जब गरम गरम रहता है तो रेड कलर का वहां दिखता है, फिर थोड़ी देर के बाद वो स्लेग ठंडा हो जाता है, तो वैसे वो जो हम लावा है वो ठंडा हो जाएगा और छींटे टाइप बन जाएगा और किधर से गिर जाएगा, तो उसको बोलते हैं कोल्ड शट। तो ये कोल्ड शट भी आपको लेमिनेशन, पोरोसिटी, ये सब चीज पकड़ सकता है। कौन पकड़ सकता है, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट। इन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है, लिक्विड पेनिट्रेंट इज अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ द एग्जामिनेशन एंड अलाउ टू एंटर द डिसकंटिन्यूटी। अभी क्या है प्रिंसिपल में कि भाई देख, पहले तो लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट को सरफेस के ऊपर अप्लाई करना, अभी हमने किया ना, ये प्लेट के ऊपर, उसको पहले क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद वो पेनिट्रेंट को डिसकंटिन्यूटी के अंदर जाने के लिए उसको थोड़ा टाइम देना है, उसको बोलते हैं ड्वेल टाइम। क्या बोलते हैं, ड्वेल टाइम। तो वो जो ड्वेल टाइम है वो आपको उसको जाने के लिए अलाउ करना है, थोड़ा उसको टाइम देना है, एंटर टू द डिसकंटिन्यूटी, मतलब डिसकंटिन्यूटी के अंदर उसको एंटर होने के लिए वो पेनिट्रेंट लगाया है, उसको टाइम देना पड़ेगा। ऑल एक्सेस पेनिट्रेंट इज देन रिमूव। उसके बाद ड्वेल टाइम देने के बाद क्या करना है, वो पेनिट्रेंट को रिमूव करना है। ठीक है, रिमूव करना है, द पार्ट इज ड्राई, फिर पार्ट को ड्राई करना है। फिर हमने क्या किया है, उसको डेवलपर इज टू अप्लाई, फिर क्या करना है हमको, डेवलपर उसको अप्लाई करना है। पहले क्या करना है, क्लीन करना है मेटल को,
क्लीन करने के बाद फिर क्या करना है, पेनेट्रन लगाना है, फिर उसको ड्वेल टाइम देना है। ड्वेल टाइम थोड़ी देर रुकेंगे, 10 या 12 मिनट 15 मिनट, जो भी आपका कंपनी का प्रोसीजर है उसके हिसाब से आप रुक गया। उसके बाद आपको उसको वापस क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद फिर क्या करना है, डेवलपर लगाना है। यहाँ लिखा है ना, अप्लाई द डेवलपर। ओके, अभी क्या डेवलपर क्या कांड करेगा, डेवलपर फंक्शन बोथ इस ब्लोटर और एब्जॉर्ब द पेनेट्रन। मतलब क्या होगा, डेवलपर जो है वो पेनेट्रन अंदर डिसकंटिन्यूटी के अंदर घुसा है, वो पेनेट्रन का जगह लेगा, पेनेट्रन को बाहर निकालेगा। वो स्ट्रॉन्ग कैपिलरी एक्शन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग कैपिलरी एक्शन। पहले क्या किया, पेनेट्रन जो अंदर घुसा था उसको कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। जब डेवलपर अंदर ऊपर डालेंगे तो डेवलपर जो है वो पेनेट्रन को वो डिसकंटिन्यूटी के अंदर से बाहर खींच के निकालेगा और वो डेवलपर है उसकी जगह लेगा, तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग कैपिलरी एक्शन। तो वो जो है स्ट्रॉन्ग कैपिलरी एक्शन बनेगा, और स्ट्रॉन्ग कैपिलरी एक्शन की वजह से उसको ब्लोटर इफेक्ट भी बोलते हैं। एब्जॉर्ब द पेनेट्रन, पेनेट्रन को बाहर निकालेगा, दैट हैज बीन ट्रैप्ड इन डिसकंटिन्यूटी, जो डिसकंटिन्यूटी के अंदर पेनेट्रन घुसा हुआ है वो डेवलपर ब्लोटर इफेक्ट की वजह से उसको बाहर निकालेगा, ट्रैप करेगा, बाहर निकालेगा, ठीक है। एंड सच कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड और एनहेंस द विजिबिलिटी ऑफ पेनेट्रन इंडिकेशन। कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड मतलब हमारा पेनेट्रन कौन से कलर का है, बोलो भाई, रेड भी होता है, पिंक भी होता है, यस डेफिनेटली। तो वो जो रेड कलर बाहर आएगा, तो हमने अभी क्या देखा, वो बाहर आया, वो बाहर आया तो हमने देखा कि वो कलर कुछ आया। एक तो देखो डेवलपर व्हाइट कलर का है, तो व्हाइट में अगर रेड कितना मस्त दिखेगा, कॉन्ट्रास्ट, कलर कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट आएगा ना। तो जनरली हम जो पेनेट्रन टेस्ट कर, आप लोगों का जब यहाँ स्टार्ट होता है लेवल 2, तब हम लोग पहले टेस्ट वो इसी के लिए करते हैं ना। क्या ये कहाँ गया ईरा चाचाट, ये कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए ये बुक है ना, ये बुक से हम लोग क्या करते हैं कि पहले चेक करवाते हैं कि ये क्या है, ये प्लेट में क्या है, 5 नंबर लिखा है, 8 नंबर लिखा है, डॉटेड डॉटेड वाला, ये सब चीजें ना। डॉक्टर के पास भी जाते तो आपको यही दिखाता है ना। फिर एक आंख बंद करके फिर दिखाएगा कि ये कितना नंबरिंग है, दूसरा आंख बंद करके कितना दिखाएगा, ये क्या नंबरिंग है, ऐसा करते हैं ना। ये आपका आंखों का टेस्ट चेक होता है, आई विजन होता है, आंखों का टेस्ट होता है। अगर आप आंख प्रॉपर है तो आपको यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है, कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड जो है वो प्रॉपर दिखेगा, रेड कलर बाहर आया हुआ दिखेगा। और रेड कलर आया दिखेगा तो हमको समझना है ये मटेरियल में कुछ ना कुछ कांड है, कुछ ना कुछ डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। ये बात सिंपल है भाई, नया रॉकेट नहीं है भाई। आपको बात समझ में, ऑनलाइन वाले को तो समझ में आ रहा होगा शायद, लेकिन ऑफलाइन वाले प्रॉपर आप समझो ये बात को, ठीक है। टू एनहेंस द विजिबिलिटी ऑफ पेनेट्रेंट इंडिकेशन, तो वो जो पेनेट्रेंट है वो बाहर निकलेगा और हमको पता चलेगा कि यस यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ओके, द डाई इन पेनेट्रेंट आर आइदर कलर कॉन्ट्रास्ट विजिबल अंडर द व्हाइट लाइट। ओके, ये जो डाई पेनेट्रेंट टेस्ट है उसमें 2 टाइप है, एक फ्लोरोसेंट और विजिबल। फ्लोरोसेंट ये जो अभी हमने किया था वो क्या था, विजिबल लाइट में किया था, विजिबल पेनेट्रेंट है। डाई पेनेट्रेंट विजिबल सॉल्वेंट रिमूवल भी बोलते हैं उसको, क्योंकि हमने क्लीनर से क्लीन किया था इसके लिए। तो 2 टाइप है, पहला है विजिबल अंडर व्हाइट लाइट एंड दूसरा है फ्लोरोसेंट विजिबल अंडर अल्ट्रावायोलेट लाइट। तो अल्ट्रावायोलेट लाइट नया क्या है भाई, नया कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उसमें एक्सरे आपको दिखता है, नहीं दिखता है, गामा दिखता है, नहीं दिखता है, इंफ्रारेड दिखता है, नहीं दिखता है, अल्ट्रासोनिक कलम ने किया था दिखता था वो, हमको वाइब्रेशन दिखता है, वो नहीं दिखता है, ठीक है। विजिबल दिखता है, विजिबल का जो स्लॉट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में वो दिखता है हमको। उसके जस्ट बगल में है अल्ट्रावायोलेट। अल्ट्रावायोलेट जहां पे खत्म होता है उसके बाद जस्ट विजिबल स्टार्ट होता है। तो अल्ट्रावायोलेट और विजिबल दोनों का एक बाउंड्री बनता है ना, वहां बाउंड्री में अल्ट्रावायोलेट लाइट का यूवीए लाइट होता है। कहां पे, वैसे ये सब बहुत टाइप है, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी एंड वैक्यूम लाइट। लिखना है तो लिख लो आप। अल्ट्रावायोलेट के कितने अल्ट्रावायोलेट लाइट जो है वो यूवीए लाइट, यूवीबी लाइट, यूवीसी लाइट और वैक्यूम लाइट, ठीक है। इतने लाइट होते हैं, लेकिन हमको और कोई नहीं दिखता है, वैक्यूम भी नहीं दिखता है, यूवीसी नहीं दिखता है, यूवीबी नहीं दिखता है। लेकिन हमको कुछ स्पेशल अगर अरेंजमेंट करेंगे हम लोग तो हम लोगों को यूवीए लाइट दिखेगा, ठीक है।
तो ये यूवीए लाइट का यूज करके हमको क्या करना है, फ्लोरोसेंट टेस्ट करना है। फ्लोरोसेंट टेस्ट क्या होता है, एकदम ब्लैक लाइट में कुछ कुछ ऐसा जगह रहता है, समझो यहाँ पे सन पहुंच सकता है, लेकिन उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव में सन पहुंच सकता है, सन का रेस पहुंच सकता है, नहीं पहुंचा, वहां तो 6 6 महीने तक अंधेरा ही रहता है, समझे आप। कुछ अमेजोन के ऐसे जंगल है, देखो ये तो सच जस्ट बात आई इसके लिए, अमेजोन के ऐसे जंगल है वहां पे सन के जो रेज पहुंच ही नहीं सकते ऊपर, इतना वो हो गया है, क्या हो गया है, झाड़ी, वो इतने वो ट्रीज बन गए हैं कि नीचे उसका रेस पहुंच नहीं सकता। तो कुछ ऐसा भी जगह होता है कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो भी हो सकता है। आप अभी शायद एलएनटी में है, ठीक है, एलएनटी में आप है, समझो एग्जाम्पल के तौर पे, लाइट चली गई, 10 दिन तक लाइट नहीं आने वाली है, ठीक है, आपका ए प्लेट जो था, अभी हमने डीपीटी किया, वो प्लेट का डीपीटी करना बहुत अर्जेंट है और करना ही है, और रात में 10 बजे लाइट गई और आपको कल अगर नहीं किया तो आपको 2 लाख का पेनल्टी लग सकता है, 3 लाख या 1 करोड़ का पेनल्टी, क्योंकि शिप आके बैठा है। तब क्या आप डीपीटी नहीं करेंगे, लाइट आपके पास नहीं है, लैंप, लाइट नहीं है तो लैंप नहीं होगा, ठीक है, तो हम डीपीटी नहीं करेंगे। इसके लिए दूसरा ऑप्शन है हमारे पास फ्लोरोसेंट का। अगर आपके पास ब्लैक लाइट है तो आप रात में भी कर सकते हैं, यूवीए लाइट यूज करके आप कर सकते हैं, उसके बारे में आगे आएगा तो मैं समझाएगा। इसमें ऑलरेडी इसका एक बड़ा सा चैप्टर है, ठीक है, इसमें मैं 1 या 2 मिनट में आपको ये फ्लोरोसेंट समझा देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आप जुड़े रहिए, आपको उस टाइम पे भी मैं समझाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप है, एक विजिबल अंडर व्हाइट लाइट एंड दूसरा है विजिबल अंडर अल्ट्रावायोलेट लाइट, ठीक है, ये दोनों हमको चेक करना है, काम करना है उसी के ऊपर। ओके, रिटर्न प्रोसीजर रिक्वायरमेंट, रिटर्न प्रोसीजर जब आप अपनी कंपनी के अंदर बनाते हैं तो उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है उसके बारे में। रिक्वायरमेंट, लिक्विड पेनिट्रेंट एग्जामिनेशन शेल बी परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विथ रिटर्न प्रोसीजर व्हिच शेल अ मिनिमम कंटेन रिक्वायरमेंट लिस्टेड इन टेबल नंबर दिस। ओके, अभी ये टेबल नंबर जो दिखाया है T621.1.1, तो ये टेबल है, ठीक है। रिटर्न प्रोसीजर के जब आप कंपनी का बनाते हैं तब आपकी कंपनी के अंदर इतना रिक्वायरमेंट कंपलसरी आपको डालना ही है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप ऐसा सोचेंगे कि मैं डालेगा देखते हैं, ऐसा नहीं चलेगा, आपको इतना ये जो टेबल में दिखाया हुआ है वो रिक्वायरमेंट डालना ही है। इसमें 2 टाइप है, एसेंशियल वेरिएबल एंड नॉन एसेंशियल वेरिएबल, यहाँ लिखा है ना, एसेंशियल वेरिएबल एक नॉन एसेंशियल वेरिएबल। एसेंशियल वेरिएबल मतलब ऐसा वेरिएबल कि समझो आपने प्रोसीजर बनाया, एग्जांपल के तौर पे वो प्लेट के ऊपर आपने डीपीटी करके प्रोसीजर बनाया, पहले तो आपको डेमोस्ट्रेट भी करना पड़ेगा, वो मैं आगे आएगा तो समझाएगा। कोई भी कंपनी के अंदर प्रोसीजर बनाते हैं तो खाली डॉक्यूमेंट बन जाता है, ऐसा नहीं होता है, आपको डॉक्यूमेंट के साथ प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, और वो प्रैक्टिकल में क्या क्या बिहेव हुआ, वो प्रैक्टिकल कैसे कैसे किया आपने, उसके लिए क्या क्या टूल्स यूज किए, वो सब चीज पेपर में भी आना चाहिए और लिखना पड़ेगा, तब जाके वो आपका प्रोसीजर अप्रूव होगा, वरना टीपीआई आपका अप्रूव ही नहीं करेगा, या तो आपका क्लाइंट है वो अप्रूव नहीं करेगा। तो आप ऐसा सोचेंगे प्रोसीजर क्यों जरूरी है, तो कंपनी कोड ऐसा बोलता है कि क्या, अभी कोड अभी लिखा था ना, कोई भी कंपनी के पास प्रोसीजर होना कंपलसरी है, लिखा है ना, लिक्विड पेनिट्रेंट एग्जामिनेशन शेल बी परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद रिटन प्रोसीजर। शेल बी, अभी यहाँ पे वर्ड आया है शेल बी, शेल बी का वर्ड का मतलब क्या है, शेल बी आएगा जब आप कोड पढ़ते हैं तब आपके कोड के अंदर शेल बी आएगा, शेल आएगा और मस्ट आएगा, इसका मतलब आपको कंपलसरी समझना है, आपको करना ही है, कंपलसरी है, ठीक है। कंपलसरी मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप ऐसा सोचेंगे इसको जाने देते हैं बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। अगर जाने देते हैं और ऐसा किया तो आपको एनसीआर पड़ जाएगा। एनसीआर पता है ना क्या है, नॉन कन्फर्मेशन रिपोर्ट। एनसीआर जो है उसके बहुत सारे टाइप है, एनसीआर के बाद डीएसएसआर पड़ता है, डीएलबी पड़ता है, बहुत सारा इसमें सिस्टम है। कुछ कुछ देखो यहाँ पे एनसीआर का वैल्यू नहीं है, क्यों, क्वालिटी वाला बनाएगा, खाली वाले क्वालिटी वाला ही क्लोज करेगा, हमें क्या लेना देना, ऐसा होता है। लेकिन एनसीआर ऐसा नहीं है मेरे भाई, जब एनसीआर बनता है कुछ टाइम तक उसको फिनिश करना है, 1 मंथ का टाइम मिलता है। सऊदी अरबिया की मैं बात करता हूँ, मैं बहुत बार एनसीआर बनाया है, बहुत बार, जितनी बार मैं एनसीआर बनाता हूँ उतना 1 मंथ का टाइम मिलता है। वो एनसीआर जिस दिन एनसीआर बना उसके 1 मंथ के अंदर क्लोज करना है।
अगर वो एनसीआर को क्लोज नहीं किया तो उसका एलबी में जनरेट होता है। अगर एलबी 15 दिन के अंदर क्लोज नहीं किया तो डीएसएसआर बनता है। अगर वो क्लोज नहीं किया तो कंपनी को वार्निंग जाएगा, कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर का उसमें साइन लगेगा। अगर वो भी क्लोज नहीं किया तो डीएस2 बनेगा, और डीएस2 बनने के बाद और भी ध्यान नहीं दिया कंपनी ने, डीएस3 बनेगा, और लास्ट में आपका कंपनी बैन हो जाएगा। कंपनी पूरे कंट्री में अंदर बैन, ऐसा सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कुछ नहीं यार, कहाँ क्या फर्क पड़ता है, इंडिया में भाई चलता है सब, कौन देखने वाला है। सही है ना। वो आपको शायद ये प्रैक्टिकली ज्यादा आइडिया होगा, एनसीआर का कोई वैल्यू यहाँ पे है नहीं है कि नहीं है, वो सब आई डोंट नो कि ऑनलाइन वाले को पता है कि नहीं पता है। ऐसा होता है आपके साथ कभी हुआ है? वो तो क्वालिटी वाला जनरेट करेगा और जाएगा, हमें क्या लेना देना। भाई ऑनलाइन वाले लोग, पता है आपको? कोई चैट बॉक्स में हिल भी नहीं रहा यार, हिलो भाई, थोड़ा बहुत वाइब्रेट हो जाओ। ओके, मुकेश ने बोला है यस, सही बात है। तो ऐसा होता है, एनसीआर का कोई वैल्यू जनरली इंडिया में कम है, लेकिन बाहर जाओगे तो आपका कंपनी बैन भी हो जाएगा। ओसामा बिन लादेन कंपनी था, पता है ना, सऊदी अरबिया में बहुत बड़ा कंपनी था। मैं भी सपना देखता था कि मुझे वैसी जैसी कंपनी में काम मिल जाए। अगर मेरे पास काम मिल गया होता तो मैं अभी आज पैसा 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 बन जाता है। लेकिन बहुत कम लोगों को उसमें काम मिलता है, बहुत स्टैंडर्ड कंपनी था उस टाइम पे, आज बैन हो गया वो। क्यों? सेफ्टी की रीजन की वजह से उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। सेफ्टी रीजन की वजह से एक क्रेन गिरा, बहुत सारे लोग मर गए, और गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया। सेफ्टी, सिंपल। और यहाँ पे दो लोग मर जाते हैं तो उसका कोई हड्डी बड्डी कुछ पता ही नहीं रहता है, कहाँ गया किसको पता। समझे? तो आपको ये थोड़ा केयर लेना पड़ेगा। हम लोगों को, हमको खुद को केयर लेना पड़ेगा, मुझे पहले केयर लेना पड़ेगा, फिर आपको केयर लेना है, ठीक है। ओके, कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे हैं चैट बॉक्स में कि ओमान एलएनटी में हूँ, होता है ऐसा। यस, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, आप अपना एक्सपीरियंस चैट बॉक्स में शेयर करिए। ओमान एलएनटी में हूँ, ऐसा आकाश देसाई बोल रहा है, और ऐसा हमारे साथ होता है। एनसीआर बहुत टफ है चीज। एनसीआर एक बार बढ़ गया, पूरे डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट हिल जाता है, और सब लोग हिलने लगते हैं कि भाई ये हो क्या गया, ये क्या वैसा प्रॉब्लम कर दिया, प्रोडक्शन वाले ने ऐसा क्या गलती किया। तो ये सब चीज चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, कोई भी कंपनी के पास अगर शेल भी आया, शेल आया, मस्ट आया, तो कंपलसरी आपको ये चीज फॉलो करना ही है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अभी कोई भी कोड के अंदर शुड आया, शुड बी आया, और मे आया, और मे भी आया, तो इसका मतलब ऐसा होता है, एक रिकमेंडेशन प्रैक्टिस है, आपको करना है तो करो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो आगे आएगा तो मैं समझाएगा। ये रिकमेंडेशन करता है, शुड बी, मे एंड मे बी, आपको करना है तो करो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बोलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिक्विड पेनिट्रेंट एग्जामिनेशन शेल बी परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विथ रिटन प्रैक्टिस। आपको, आपकी कंपनी का रिटर्न प्रोसीजर है, आपकी कंपनी का प्रोसीजर है, उसी के हिसाब से आपको परफॉर्म करना है। शेल भी लिखा है, आपको उसी के हिसाब से परफॉर्म करना है। आपके पास, सर मेरे को तो एक्सपीरियंस है ना, बगल वाली कंपनी में ऐसा ही होता है, इसके लिए मैं इसमें ऐसा करेगा, तो ऐसा घंटा नहीं चलेगा। समझे? आपकी कंपनी का प्रोसीजर होना चाहिए, और आपकी कंपनी का प्रोसीजर विच शेल मिनिमम कंटेन द रिक्वायरमेंट। आपकी प्रोसीजर भी देखो यहाँ पे क्या बांध दिया है, आपका कंपनी का प्रोसीजर भी मिनिमम जो है ये टेबल फॉलो करना चाहिए, इतना रिक्वायरमेंट आपकी कंपनी के प्रोसीजर के अंदर होना चाहिए। तो ये टेबल क्या बोलता है? पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड एनी चेंजेस इन, पहले तो है क्या ये टेबल, रिक्वायरमेंट ऑफ लिक्विड पेनिट्रेंट एग्जामिनेशन प्रोसीजर, ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्या क्या रिटर्न प्रोसीजर के अंदर होना चाहिए, उसका ये रिक्वायरमेंट दिया गया है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं वॉइस नहीं आ रहा है। भाई मेरा तो वॉइस चकाचक आ रहा है, मेरा तो यहाँ पे बराबर जा रहा है वॉइस। प्लीज आप देखिए आपका हिसाब से, वॉइस नॉट ऑडेबल, वॉइस नॉट ऑडेबल, आ रहा है भाई, बाकी लोगों को आ रहा है, आपका कनेक्शन चेक करिए प्लीज सर, बाकी लोगों को तो चकाचक आ रहा है। ठीक है, ओके। अभी आपकी कंपनी के अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी चेंजेस इन टाइप और फैमिली ग्रुप और पेनिट्रेंट मटेरियल क्या लिखा है?
फैमिली ग्रुप और पेनेट्रेंट मटेरियल। आप तो पहले कौन सा कंपनी का पेनेट्रेंट यूज करेंगे, आप कौन सी कंपनी का मेक यूज करेंगे, आप कौन सी कंपनी का, यहाँ पे हमने देखा ना कौन सा है, एक पीएमसी है, दूसरा कौन सा है, फ्लो चेक, सॉरी ये जेड चेक, दोनों है ना, दो यहाँ पे मैक है, तो दोनों मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है। तो आपकी कंपनी का जब प्रोसीजर बनाते हैं तब आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी चेंजेस इन टाइप और फैमिली ग्रुप ऑफ पेनेट्रेंट मटेरियल इंक्लूड डेवलपर, इमल्सिफायर, ईटीसी कोई भी हो आपको डालना है। ये क्या है, एसेंशियल वेरिएबल। एसेंशियल का मतलब कंपलसरी डालना ही है। आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं डालेगा चल जाएगा, कोई देखने वाला नहीं चलेगा, एसेंशियल वेरिएबल है, आपकी प्रोसीजर के अंदर डालना ही है। ओके, अभी दूसरी बात, सरफेस प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे, ग्राइंडिंग से करेंगे, वेल्डिंग से करेंगे, जो भी है, वेल्डिंग से करने के बाद आप सरफेस प्रिपरेशन कैसे करेंगे, क्लीनिंग कैसे करेंगे, मशीनिंग करके करेंगे, ग्राइंडिंग करके करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे क्लीनिंग का, तो वो भी आपको लिखना है। सरफेस प्रिपरेशन, फिनिशिंग एंड क्लीनिंग इंक्लूडिंग टाइप ऑफ क्लीनिंग सॉल्वेंट कौन सा यूज करेंगे, वो भी आपको कंपलसरी आपकी प्रोसीजर के अंदर डालना है, क्रॉस लिखा है, ठीक है। दूसरा, मेथड ऑफ अप्लाइंग पेनेट्रेंट, कितने टाइप के मेथड है, मैं अभी आपको दिखाया था कोड में, कितने टाइप के है बोलो भाई आप, 3 टाइप्स। पहला कौन सा, डिपिंग, दूसरा ब्रशिंग, तीसरा स्प्रेइंग, वेरी गुड। ये तीनों का, तीन में से कौन सा मेथड से आप पेनेट्रेंट अप्लाई करेंगे वो भी आपको ये डालना ही है। क्यों है, एसेंशियल वेरिएबल है, कंपलसरी है, आपकी प्रोसीजर के अंदर डालना है। ये आपको प्रोसीजर कैसा बनाना है ये समझा रहा हूं, बाद में तो कैसे प्रोसीजर फॉलो करना है वो तो मैं समझाने ही वाला हूं, ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ रिमूविंग एक्सेस सरफेस पेनेट्रेशन, आप पानी से रिमूव करेंगे, क्लीनर से रिमूव करेंगे, इमल्सिफिकेशन डाल के रिमूव करेंगे, किससे आप ये रिमूव करेंगे, पेनेट्रेंट लगा तो दिया आपने, जब पेनेट्रेंट लगा दिया, समझो डिपिंग से लगाया या ब्रशिंग से लगाया, व्हाटएवर, कोई भी मेथड, तीन में से कोई एक मेथड से लगा दिया, ठीक है, स्प्रे करके या डिप करके या ब्रश से लगा दिया, फिर उसको रिमूव तो करना पड़ेगा ना ड्यूअल टाइम देने के बाद। तो वो जो रिमूव करना है वो कौन से मेथड से करेंगे, पानी से क्लीन कर देंगे तो चलेगा, तो जो भी चलेगा, उसका भी मेथड है, मैं समझाता हूं, लेकिन वो कौन सा मेथड से आप करेंगे वो कंपलसरी आपको मेथड ऑफ रिमूव एक्सेस पेनेट्रेशन वो आपको करना ही है, लिखना ही है आपकी प्रोसीजर के अंदर। ओके, हाइड्रोपोलिक एंड लिपोफॉइल इमल्सिफिकेशन कॉन्सेंट्रेशन एंड ड्वेल टाइम। देखो, हाइड्रोपोलिक एंड लिपोफोलिक इमल्सिफिकेशन अमेरिकन लोग ये ज्यादातर यूज करते हैं, यूरोपियन लोग ज्यादा यूज करते हैं, कैनेडियन लोग ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। हम लोगों का यहाँ पे वाटर वॉशेबल का बहुत कम यूज होता है, हमारे यहाँ पे तो अभी मैंने जो आपको डीपीटी करके दिखाया, सॉल्वेंट रिमूवल जो है वही प्रोसेस यूज होता है। ओके ओके, दूसरी बात, सॉल्वेंट रिमूवल है वो थोड़ा ह्यूमन बॉडी का थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, सेफ्टी का थोड़ा इश्यू है इसमें, ठीक है, इसमें थोड़ा इश्यू है, बाकी ये सब चीज है। हाइड्रोपोलिक एंड लिपोफोलिक इमल्सिफायर, इमल्सिफायर पहले तो है क्या, ये नया वर्ड आया ना इमल्सिफायर। जब आप पेनेट्रेंट लगाते हैं तब पहले तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद पेनेट्रेंट लगाते हैं। कुछ कुछ पेनेट्रेंट ऐसे आते हैं वो क्लीनर से, वाटर से, ये सबसे क्लीन होता ही नहीं है भाई, वो क्लीनर से भी क्लीन नहीं होता है, वो तो कलर जैसा चिपक जाता है। यहाँ पे मुझे क्लीन करके दिखाओ, कितना भी थिनर मारोगे ये वुड के अंदर ये नहीं होगा क्लीन। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए इमल्सिफायर लगाना है, उसको बोलते हैं इमल्सिफायर। इमल्सिफायर एक ऐसा केमिकल है वो क्या करेगा, पेनेट्रेंट को खींच के उसको ऊपर की सतह पर लेके आएगा। हम लोग घर पे अंदर हमारा व्हाइट कलर का कपड़ा आपने पहना है तो एक ऑयल का समझो यहाँ पे धब्बा लग जाता है कपड़े के ऊपर, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको उसके ऊपर डिटर्जेंट डालते हैं, डिटर्जेंट में थोड़ा वो ऐसे ही रखते हैं, पानी के अंदर डुबो के रखते हैं ना, तो वो क्या करता है, डिटर्जेंट क्या करता है, वो जो ऑयल का धब्बा है उसको खींच के निकालेगा, या तो फिर उसको रब करना पड़ेगा, दो हाथ से उसको घिसना पड़ेगा, या तो ब्रश मारना पड़ेगा ना, तो वो क्या करेगा, वो वियर एंड टियर करना पड़ेगा, तब जाके वो जो डिटर्जेंट है वो धब्बा को बाहर निकालेगा। वैसा ही ये इमल्सिफिकेशन का काम है, इमल्सिफायर ऐसा ही काम करेगा, वो पेनेट्रेंट को ऊपर लेके आएगा, फिर पेनेट्रेंट धो सकते हैं या क्लीन कर सकते हैं। तो ऐसा है ये हाइड्रोफोलिक। हाइड्रोफोलिक मतलब वो जो केमिकल है उसमें पानी ज्यादा है, और लिपोफोलिक उसमें ऑयल ज्यादा है,
ठीक है, ऑयल का कंटेंट ज्यादा है, वो आगे आएगा तो मैं समझाएगा, लेकिन आप इतना समझ, इमल्सिफायर कॉन्सेंट्रेशन एंड उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है वो आपको देखना है, एंड ड्वेल टाइम इन डीप टैंक ऑफ द एजिटेशन। जब ड्वेल टाइम, अभी आप ऐसा सोचेंगे कि ड्वेल टाइम है क्या, ड्वेल टाइम तो मैं आपको समझा दिया, लेकिन इन डीप टैंक के अंदर एजिटेट करते हैं। कभी कभी क्या होता है, आप ड्यूअल टाइम तो रख देते हैं, उसके बाद डेवलपर है ना, यहाँ पे एक्वास नॉन एक्वास है, लेकिन इसमें भी टाइप है, इसमें भी वेट डेवलपर एंड ड्राई डेवलपर है। वेट डेवलपर ये जो है वो वेट डेवलपर है, नॉन एक्वास वेट डेवलपर, लेकिन ड्राई डेवलपर भी आता है। ड्राई डेवलपर कैसे आता है, वो हमने टेलकम पाउडर देखा है घर में, वो डालते हैं ना हम लोग, कुछ फुल्ले फुल्ले होते हैं पीछे, फुल्ले फुल्ले होते हैं तो हम लोग डालते हैं ना, तो वैसा पाउडर आता है ना, वैसे एक बड़ा सा की भरा है पाउडर का, समझो। टंकी के अंदर पाउडर भरा पड़ा हुआ है, ये प्लेट का हम लोग करना है, उसमें उस टाइम पे डेवलपर डालने के टाइम वो प्लेट को अंदर ऐसे ऐसे एजिटेट करना पड़ेगा, समझे, उसको बोलते हैं एजिटेशन। डीप टैंक के अंदर वो डेवलपर पड़ा है, उसके अंदर एजिटेट कैसे करना है, उसके हिसाब से टाइम कितना लेना है, कितनी बार ऐसे कितने टाइम से उसको एजिटेट करना है, वो फॉर हाइड्रोपोलिक इमल्सिफायर, तो वो भी आपको डालना है। तो ये अमेरिकन लोगों का है जनरली, आप टेंशन मत लो, ये तो हम लोग बड़े लोग नहीं है, छोटे लोग हैं, तो हम लोग इसमें यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो है हाइड्रोपोलिक एंड लिपोफोलिक, वो बॉडी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वो सॉल्वेंट जो बनाते हैं ना, जब उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, तब भी बहुत सारा पोल्यूशन जनरेट होता है। जब पैसा ज्यादा होता है ना, तब पोल्यूशन का देखा जाता है, अभी तो पैसा नहीं है, अभी तो पैसा कमाना है, तो फिर हम लोगों को तो इंडिया में तो यही चलता है, ठीक है। पैसा जब बढ़ जाता है तब बॉडी का सोचा जाता है, अभी तो क्या चलने का, ठीक है। ओके, ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोफोलिक इमल्सिफायर कॉन्सेंट्रेशन इन स्प्रे एप्लीकेशन आप करेंगे कि नहीं करेंगे, वो भी आपका एसेंशियल वेरिएबल, वो भी आपको डालना है। मेथड ऑफ अप्लाइंग डेवलपर, कैसे मेथड से आप अप्लाई करेंगे डेवलपर, ये वो टंकी के अंदर ड्राई डेवलपर है, उसको एजिटेट करना पड़ेगा, या तो फिर पाउडर के अंदर ऐसा डुबोना पड़ेगा, या तो आप स्प्रे से डेवलपर अप्लाई करेंगे। जनरली हम लोग कैसे करते हैं, स्प्रे से ही अप्लाई करते हैं, सिंपल बात है, ठीक है। तो वो भी एसेंशियल वेरिएबल, तो आपको कंपनी के प्रोसीजर के अंदर ये लिखा होना चाहिए, क्यों, एसेंशियल वेरिएबल है। दूसरा, मिनिमम एंड मैक्सिमम टाइम पीरियड बिटवीन स्टेप एंड ड्राई एड, जब आप मिनिमम एंड मैक्सिमम टाइम, जब ड्राई होता है तो वो भी आपको डालना है। टाइम नहीं डाला है तो प्रॉब्लम, में बोला ना आपको, मेरी प्रोसीजर के अंदर 10 मिनट लिखा है, लेकिन कोड भी ऐसा बोलता है, रिकमेंडेशन क्या करता है, 5 मिनट में भी आप कर सकते हैं। वो स्टील का, कार्बन स्टील की मैं बात कर रहा हूँ, कार्बन स्टील का, ठीक है। अभी आगे आएगा टेबल में समझाएगा आपको भी, ऑनलाइन वाले को भी, लेकिन आपको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं कि आपकी प्रोसीजर के अंदर मिनिमम टाइम एंड मैक्सिमम टाइम डालना जरूरी है। ओके, डिक्रीजिंग इन पेनेट्रेंट ड्वेल टाइम, तो डिक्रीजिंग पेनेट्रेंट ड्वेल टाइम, इंक्रीजिंग नहीं लिखा है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग पेनेट्रेंट ड्वेल टाइम का मतलब क्या हुआ भाई, आप जब पेनेट्रन लगाते हैं तो पेनेट्रन को अंदर डिसकंटिन्यूटी के अंदर जाने के लिए कितना टाइम लेगा पेनेट्रंट है, उसकी बात चल रही है। वो जो पेनेट्रन टाइम लेगा, वो मिनिमम टाइम कितना लेगा ना, वो आपको डालना पड़ेगा, मैक्सिमम का कोई जरूरत नहीं है। मिनिमम टाइम कितना लेगा वो आपको डालना पड़ेगा। मिनिमम लाइट इंटेंसिटी, मैं आपको लाइट इंटेंसिटी दिखाया, कितना होना चाहिए, 1076 लक्स। अगर आप दूसरे यूनिट में मेजर करें तो 100 फुट कैंडल, ठीक है, इतना आपका लाइट इंटेंसिटी। मैं आपको समझा है ना लाइट इंटेंसिटी, अभी हमने चेक किया कि लाइट जो एकदम लैंप के नीचे हमने चेक किया, 2000-3000 लक्स मिला, लेकिन एक कॉर्नर में जैसे जैसे जाते जाते हैं वैसे लाइट इंटेंसिटी कम होता जाता है, और एक कॉर्नर पे हमको तो 300-200 भी मिल सकता है, समझे बात, ऐसा है। तो लाइट इंटेंसिटी है, मिनिमम कितना रखना है डाई पेनेट्रेशन करने के टाइम पे, वो सब चीज आपको मेरे भाई डालना पड़ेगा। वो किस में डालना पड़ेगा, प्रोसीजर के अंदर। प्रोसीजर तो फॉलो करने की बात ही डिफरेंट है, पहले तुम प्रोसीजर बना रहे हैं, ऐसा ही समझो। अगर हमको बनाना आता है तो फॉलो कैसे करना है वो तो आ ही जाएगा ना, समझे बात। ओके, सरफेस टेम्परेचर आउटसाइड एंड इनसाइड 5 to 52 डिग्री एज अ प्रीवियस क्वालिफाइड। आपका प्रोसीजर कौन से टेम्परेचर पे क्वालिफाइड है,
वो टेम्परेचर भी डालना पड़ेगा। जनरली स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है 5 to 52। तो अगर 53 में आपको डाइपेनेट्रॉन टेस्ट करना है, आपकी प्रोसीजर में अगर 52 तक लिखा है और 53 डिग्री में आपको डाइपेनेट्रॉन टेस्ट करना है तो आप कर नहीं सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा। वो मैं नॉन स्टैंडर्ड टेम्परेचर समझाएगा आपको, ये एक ही सेशन में फिनिश नहीं होने वाला है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। आपको कल भी आना पड़ेगा, कल भी आपको ये समझना पड़ेगा ये बात, ठीक है। ओके, सरफेस टेम्परेचर जो है जनरली स्टैंडर्ड टेम्परेचर 5 to 52 डिग्री सेल्सियस है, उसमें आपको वो डालना पड़ेगा। आपके अंदर कंपनी के अंदर कितना टेम्परेचर रख रहे हैं। परफॉर्मेंस डेमोन्स्ट्रेशन व्हेन रिक्वायर्ड, परफॉर्मेंस डेमोन्स्ट्रेशन, आपको परफॉर्मेंस डेमोन्स्ट्रेशन भी एसेंशियल वेरिएबल है। ओके, पर्सनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, क्या लिखा है पर्सनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, वो नॉन एसेंशियल वेरिएबल, नॉन एसेंशियल वेरिएबल है। इसका मतलब ये हुआ कि पर्सनल क्वालिफिकेशन है वो नॉन एसेंशियल वेरिएबल है। डालना तो आपको प्रोसीजर बनाएंगे उस टाइम पे तो आपको डालना है, नॉन एसेंशियल वेरिएबल है। लेकिन ये नॉन एसेंशियल वेरिएबल का मतलब ये होता है, समझो आपने एसेंशियल वेरिएबल पूरा का पूरा डाल दिया, ठीक है, आपके प्रोसीजर के अंदर आपने प्रोसीजर परफॉर्म भी कर लिया। ये डीपीटी, इसमें वो जो टीपीआई है, ये जिस टाइम पे टीपीआई हो या ये आई हो, जिसके सामने आपने परफॉर्म किया, या आपका कंपनी का ही 2-3 बड़े बड़े लोग हैं, उसके सामने परफॉर्म करके फिर आप प्रोसीजर बना रहे हैं, तो बन गया, उसमें एसेंशियल वेरिएबल आपने कंपलसरी डाल दिया। लेकिन जब आप ये एसेंशियल वेरिएबल में कुछ भी चेंजेस होता है, कुछ भी चेंजेस होता है, समझो मैं आपको बोला ना यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी आपको 1076 लक्स है, आपने प्रोसीजर के अंदर डाल दिया, प्रोसीजर बन गया, साइन स्टैंप हो गया, सब रेडी हो गया। अभी कोई भी टेक्नीशियन को सीधा फेंकना, जो भाई ये प्रोसीजर है इसके हिसाब से काम करना है, बस खलास, ठीक है। लेकिन टेक्नीशियन दौड़ के आया, साहब हमको तो इतना लक्स मिल ही नहीं रहा, हम कितना भी ट्राई कर रहे हैं, 2-3 लैंप लगाया, लेकिन वहां पे अंधेरा ही इतना है कि हम लोगों को दूर दूर तक वो फैला हुआ है वो पार्ट, तो वहां पे सब जगह पे हमको अरेंज करना बहुत मुश्किल है। हम लोगों को तो मैक्सिमम 600 तक ही मिल रहा है, 600 लक्स ही मिल रहा है, तो क्या करना है, तब आपको वापस प्रोसीजर डेमोस्ट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि एसेंशियल वेरिएबल है, लाइट इंटेंसिटी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो एसेंशियल वेरिएबल है। आपको प्रोसीजर 600 में भी इफेक्टिव है कि नहीं है, वो वापस एक प्लेट के अंदर 600 लक्स रख के फिर आपको चेक करना पड़ेगा। अगर एक्सेप्टेबल होता है, नॉन एसेंशियल वेरिएबल में ऐसा नहीं है। एक डिप्लोमा, आपके प्रोसीजर जब पहली बार बनाया तो आपने लिखा था कि डिप्लोमा वाला भी एनडीटी कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। फिर बी वाला आया, सब मैं तो बी हूं, इसमें तो डिप्लोमा लिखा है, तो अब तो मैं नहीं कर सकता। यस, डेफिनेटली नहीं कर सकता है, तो आपको क्या करना है, वही सेम प्रोसीजर रखना है, रिवीजन खाली चेंज कर देना है। समझो रिवीजन 0 है तो रिवीजन 1 करके वहां पे डिप्लोमा लिखा था ना, वहां पे प्लस करके डिग्री भी डाल देना है। लेकिन क्या करना, फिर रिवीजन चेंज करना पड़ेगा आपको। इसके लिए नया परफॉर्म करने की वापस जरूरत नहीं है। समझे बात भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस दर्शन भाई, मैं आपका आंसर दे रहा हूं, थोड़ी देर में आएगा तो मैं आपका आंसर दे रहा हूं। नहीं चलेगा, ठीक है, पेनिट्रेंट वगैरह सब चीज नहीं चलेगा, सेम फैमिली का ही होना चाहिए, मैं आंसर दे रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। मटेरियल शेप साइज एग्जामिनेशन ऑफ एक्सटेंट एग्जामिनेशन, मटेरियल शेप साइज कौन सा है वो भी आपको नॉन एसेंशियल वेरिएबल है, इसके लिए भी प्रोसीजर चेंज करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, आपके प्रोसीजर में लिख दिया है कार्बन स्टील ओनली, ठीक है, तो क्या स्टेनलेस स्टील का डीपीटी नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको वो डालने के लिए रिवीजन 1 करना पड़ेगा। अभी कुछ लोग बहुत आजकल स्मार्ट है, आप क्या करते हैं पता है, कार्बन स्टील स्टेनलेस स्टील दोनों डाल देते हैं। तो डाल सकते हैं ना, पहले ही रिवीजन जब 0 बनाया था उसी टाइम पे सब चीज डाल दिया। कुछ कुछ लोग एल्यूमिनियम भी घुसा देते हैं, ताकि एल्यूमिनियम भी कंपलसरी वो डीपीटी प्लास्टिक में भी करना है, तब तो आपको रिवीजन 0 नहीं चलेगा, क्योंकि उसके अंदर प्लास्टिक नहीं लिखा था। समझे, उसमें तो कार्बन स्टील स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम भी लिखा था, प्लास्टिक नहीं लिखा था, तब आपको रिवीजन चेंज करना पड़ेगा उसका, प्रोसीजर का। प्रोसीजर भले ही सेम रहा, तो नॉन एसेंशियल वेरिएबल ऐसा है कि आपको वापस परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, वापस पूरा का पूरा वापस लिखो और बनाओ, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये एसेंशियल वेरिएबल में कुछ भी चेंजेस आपको करना है तो पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको वापस परफॉर्म करना पड़ेगा, फिर बनाना पड़ेगा, ठीक है। ओके,
पोस्ट एग्जामिनेशन क्लीनिंग टेक्निक, पोस्ट एग्जामिनेशन क्लीनिंग टेक्निक कैसे करेंगे हम, पानी से क्लीन करेंगे या वाटर से क्लीन, सॉरी पानी से या इमल्सिफिकेशन वगैरह जो भी यूज करेंगे, या तो फिर आप ये सॉल्वेंट रिमूवल से क्लीन करेंगे, या तो खाली पोछा मार के ही क्लीन कर देंगे, तो उसके लिए वो भी नॉन एसेंशियल वेरिएबल है। तो ये टेबल जो है लिख लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ये मैं आपको शेयर कर देगा, ठीक है, डोंट वरी। अभी हम लोग बात कर रहे हैं रिटर्न प्रोसीजर कैसे बनाना है उसके बारे में, ठीक है। यहां पे लिखा है कि भाई द लिक्विड पेनिट्रेंट एग्जामिनेशन शेल बी परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद रिटर्न प्रैक्टिस के हिसाब से होना चाहिए। ये टेबल के अंदर मिनिमम रिक्वायरमेंट जो दिया है वो मिनिमम कंटेंट होना चाहिए। तो ये टेबल मैंने अभी समझा दिया आपको। और उसके बाद क्या लिखा है, द रिटर्न प्रोसीजर शेल एस्टैब्लिश द सिंगल वैल्यू। रिटर्न प्रोसीजर जो आप बनाते हैं उसमें सिंगल वैल्यू भी डाल सकते हैं, डबल वैल्यू भी डाल सकते हैं, ट्रिपल वैल्यू भी डाल सकते हैं, व्हाटएवर जो आप चाहे वो वैल्यू डाल सकते हैं। ओके, अभी प्रोसीजर क्वालिफिकेशन। प्रोसीजर क्वालिफिकेशन में आपको क्या करना है, when the procedure qualification is specified by the referencing code and section, the change of the requirement in table number this, हमने अभी जो टेबल समझा उसमें जो एसेंशियल वेरिएबल है उसमें कुछ भी चेंज होता है तो आपको रिटर्न प्रोसीजर है रिक्वालिफाई करना पड़ेगा। ओके, समझ में आया? अभी समझ में आया? वो टेबल जो समझा हमने उसमें दो वेरिएबल थे, एक एसेंशियल वेरिएबल, एक नॉन एसेंशियल वेरिएबल। एसेंशियल वेरिएबल में कुछ भी चेंजेस होता है तो मेरे भाई आपको रिक्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन नॉन एसेंशियल वेरिएबल में कुछ भी चेंज होता है तो आपको प्रोसीजर क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको रिविजन करके आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टेप टाइम रिक्वायर्ड, तो उसके लिए भी एक टेबल नंबर है। उसमें मिनिमम कितना टाइम रखना चाहिए किसके लिए, मैक्सिमम कितना टाइम रखना चाहिए, वो मैं आएगा तो समझाएगा, अभी इसमें नहीं पढ़ना है मुझे। ठीक है, फिर चलो समझा ही देता हूं। 6 पॉइंट देखो क्या लिखा है, मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टेप टाइम। The written procedure shall have minimum and maximum time of the applicable examination step listed in table number 621.3। तो 621.3 ये टेबल है, राइट। इसमें क्या लिखा है, मिनिमम एंड मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर स्टेप पेनिट्रेंट एग्जामिनेशन प्रोसीजर। तो देखो, जब आप ड्राइंग टाइम कितना देंगे आफ्टर पेनिट्रेंट, पेनिट्रेंट लगाने के बाद आप कितना ड्राइंग टाइम देंगे, कितना टाइम, मतलब पेनिट्रेंट लगाने के बाद 10 मिनट रुकेंगे, 5 मिनट रुकेंगे, 2 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट रुकेंगे, कितना टाइम रुकेंगे वो आपको एसेंशियल वेरिएबल है, वो आपको टाइम डालना ही है। मिनिमम जो है वो भी एसेंशियल वेरिएबल, मैक्सिमम का कोई एसेंशियल वेरिएबल नहीं है। मैक्सिमम मत डालो तो चलेगा, लेकिन मिनिमम टाइम तो आपको डालना ही है। ओके, पेनिट्रेंट ड्वेल टाइम, पेनिट्रेंट लगाने के बाद कितना आपको ड्वेल टाइम रखना है वो भी आपको एसेंशियल वेरिएबल, मिनिमम टाइम भी डालना है, मैक्सिमम टाइम भी डालना है। अभी देखो, ड्राइंग आफ्टर प्रिपरेशन, पहला है ड्राइंग आफ्टर प्रिपरेशन। जब ड्राई हो गया है तो प्रिपरेशन, क्लीनिंग, सबसे पहले क्या होता है, क्लीन करते हैं ना, तो उस टाइम पे कितना टाइम रखना है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। पेनिट्रेंट ड्वेल टाइम, पेनिट्रेंट लगाने के बाद मिनिमम टाइम एंड मैक्सिमम टाइम कितना रखना है उसके बारे में भी डिस्कस किया है, लिखना ही है आपको, वो एसेंशियल नॉन एसेंशियल मैक्सिमम मिनिमम जैसा ही है। ठीक है, उसके बाद पेनिट्रेंट रिमूवेबल वाटर वॉशेबल सॉल्वेंट रिमूवेबल। देखो पेनिट्रेंट रिमूवेबल, पेनिट्रेंट दो टाइप से, ये जो हम यूज कर रहे हैं वो क्लीनर है, क्लीनर से रिमूव कर रहे हैं, लेकिन पानी से भी हो सकता है ना क्लीन। वाटर वॉशेबल या सॉल्वेंट रिमूवेबल, सॉल्वेंट रिमूवेबल मतलब ये क्लीनर से हम किया वो है, और वाटर वॉशेबल में आपको दिखाएगा उसमें पानी का ऐसे धार रखना है और धार से आपको रिमूव करना है। पानी नल का है ना, नल का, नलके के नीचे वो प्लेट को रखना है, नल का चालू करना है, ध्यान रखना है नलके का जो है प्रेशर भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो प्रेशर भी आएगा, मैं समझाएगा कि कितना प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, और पानी गर्म भी नहीं होना चाहिए, 43 डिग्री से ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तो भी प्रॉब्लम है, तो वो भी आएगा तो मैं समझाएगा, लेकिन उसका भी टाइम आपको लिखना है। तो ये जो है ना वो टाइम का एक टेबल दिया गया है, वो मैं टेबल आएगा धीरे धीरे समझाता हूं। ठीक है, ओके। मैक्सिमम मिनिमम टाइम जो ये टेबल में लिखा है उसके हिसाब से होना चाहिए। अभी इक्विपमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्विपमेंट। क्या लिखा है, द टर्म, क्या लिखा है, पेनिट्रेंट मटेरियल। जहां पे भी पेनिट्रेंट मटेरियल वर्ड आता है इसका मतलब आपको समझना है पेनिट्रेंट भी है, इमल्सिफायर भी है, सॉल्वेंट भी है, या क्लीनर है, या क्लीनिंग एजेंट है, या डेवलपर है, सब चीज। पेनिट्रेंट मटेरियल का मतलब आपको सब चीज समझना है, उसमें लाइट भी आ जाता है, क्योंकि पेनिट्रेंट मटेरियल जब डाई पेनिट्रेंट टेस्ट करते हो तब पेनिट्रेंट मटेरियल कौन सा आप यूज कर रहे हो जो भी है सबका सब चीज को हम लोग क्या बोलेंगे,
पेनेट्रेंट मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अभी ये बात मैं क्यों समझा रहा हूं आपको, मैं एक टॉपिक के लिए समझा रहा हूं। वो टॉपिक आपको किसी का क्वेश्चन भी है तो वो भी मैं आंसर दे देता हूं। देखो ये दर्शन भाई का क्वेश्चन है, टेक्निक्स रिस्ट्रिक्शन, क्या क्या लिखा है, नाम है दर्शन पंगाले मुंबई। ठीक है, उसका उसका क्वेश्चन है पेनेट्रन एंड डेवलपर नीड इन सेम फैमिली, ऐसा क्वेश्चन किया है। तो दर्शन भाई आपका अभी आंसर स्टार्ट हो रहा है। दर्शन भाई यस लिखिए, तो मैं आपका आंसर स्टार्ट कर रहा हूं। देखो पेनेट्रन मटेरियल, इसका मतलब आपको सब समझना है। तो यहां पे लिखा है फ्लोरोसेंट पेनेट्रेंट एग्जामिनेशन शेल नॉट फॉलो द कलर कॉन्ट्रास्ट पेनेट्रेंट एग्जामिनेशन। जैसा ही आप फ्लोरोसेंट पेनेट्रेंट करते हैं वैसा ही कलर कॉन्ट्रास्ट का फॉलो नहीं करना है, दोनों का एक रिस्ट्रिक्शन है। जैसे ही आप समझो फ्लोरोसेंट में क्या होता है, ब्लैक लाइट होता है, तो ये डाई पेनेट्रेंट विजिबल वाला है जो, वो ब्लैक लाइट में होता है नहीं होता है, तो दोनों को अलग अलग परफॉर्म करना है, आप सेम जैसा ट्रीट नहीं कर सकते हैं, पहला लिमिटेशन। दूसरा क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पेनेट्रेंट मटेरियल। पेनेट्रेंट मटेरियल मतलब क्या समझना है, क्लीनर भी आ गया, डेवलपर भी आ गया और पेनेट्रेंट भी आ गया। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पेनेट्रेंट मटेरियल फ्रॉम अ डिफरेंट फैमिलीज, अलग अलग फैमिली का होगा तो भी नहीं चलेगा, और डिफरेंट मैन्युफैक्चरर आर नॉट परमिटेड, अलग अलग मैन्युफैक्चरर होगा तो भी नहीं चलेगा। ऐसा कौन बोलता है, ये टेक्निक रिस्ट्रिक्शन है ये। तो आई थिंक आपका दर्शन भाई आपका आंसर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बात समझे, सिंपल बात यहां पे लिखा है। देखो इंटरमिक्सिंग ऑफ पेनेट्रेंट मटेरियल, पेनेट्रेंट मटेरियल जहां पे भी टर्म आता है उसको हमको क्या समझना है, पेनेट्रेंट, डेवलपर, वाटर इमल्सिफिकेशन या क्लीनर, सब चीज समझना है। ठीक है, तो क्या लिखा है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पेनेट्रेंट मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज और डिफरेंट मैन्युफैक्चरर इज नॉट परमिटेड। डिफरेंट मैन्युफैक्चरर जो है वो भी नहीं चलेगा, आपको सेम मैन्युफैक्चरर का यूज करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे कौन सा है, एक पीएमसी का है और एक दूसरा जेड चेक का है, तो दोनों का मैंने अलग अलग आपको पेनेट्रेंट चेक करके दिखाया। दोनों का एक एक साइड में हमने प्लेट में क्या किया, वो पीएमसी का यूज किया और दूसरी प्लेट की साइड में हमने दूसरा, लेकिन सब जगह पे हमने सेम यूज किया। उसका रीजन क्या है भाई, हमको ये टेक्निक रिस्ट्रिक्शन है, इसके लिए हमको शौक नहीं है कि भाई ये सब चीज करना है, ये सब इसकी वजह से। ठीक है, ओके। किसी ने लिखा एक्सपायरी भी नहीं चलेगा, यस डेफिनेटली आपका एक्सपायरी में एक्सपायरी डेट दिखाया ना उसमें, और एक्सपायरी डेट हो गया है तो भी नहीं चलेगा। ओके, दूसरा इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन है, आपको थोड़ा रिलैक्सेशन देता है कोड, क्या बोलता है, a retest with a water washable penetrant may cause the loss of the marginal indication due to contamination। तो आप जो पानी है, पानी वो मैन्युफैक्चरर का सेम पानी थोड़ी मैन्युफैक्चरर देने आएगा, तो पानी तो सब जगह का अलग अलग क्वालिटी होता है, लेकिन आपको इतना देखना है कि वो जो मार्जिनल इंडिकेशन ड्यू टू द कंटामिनेशन, तो वो कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए वैसा पानी, फिर मड वाला पानी यूज नहीं करना है, गंदा कचरा वाला पानी यूज नहीं करना है। पानी में आपको रिलैक्सेशन देता है कि भाई चलो भाई आप जो वाटर वॉशेबल अगर यूज करते हो तो पानी जो है वो आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहां पे है वैसा यूज करना है, लेकिन उसमें भी उसने बोला है कि आपको ध्यान रखना है ऐसा पानी नहीं यूज करना है कि मटेरियल के अंदर बैंड बज जाए, मटेरियल की वाट लग जाए, मटेरियल को कोरोजन लग जाए। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा रिलैक्सेशन देता है, बाकी इंटरमिक्सिंग पेनेट्रेंट मटेरियल ये सब चीज नहीं चलेगा। ओके, अभी बात करते थे यहाँ पे हम लोग इक्विपमेंट में आते थे। तो टर्म पेनेट्रेंट मटेरियल सच एज दिस आर्टिकल इज इंटेंडेड इंक्लूड, आपको क्या समझना है, ये आर्टिकल के अंदर पेनेट्रेंट मटेरियल जहां पे आता है तो इंक्लूड ऑल, पेनेट्रेंट भी समझना है, इमल्सिफायर समझना है, सॉल्वेंट, क्लीनर, एजेंट एंड डेवलपर ईटीसी आपको समझना है। वो सब चीज आपको क्लियर बात अभी मैं आपको समझा है, ये वर्ड का कितना, ये लाइन का कितना इंपॉर्टेंट है वहां समझा है। लोग है ना उसका गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, लोग ऐसा बोलते हैं साहब ऐसा करो ना, डेवलपर ठीक है ना, डेवलपर और पेनेट्रेंट एक का, लेकिन क्लीनर हमारा खत्म हो गया है, क्लीनर दूसरे का यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन क्या लिखा है, क्लियर लिखा है, नहीं चलेगा, लेकिन लोग फिर भी इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोगों को ये भी चीज समझना है। ओके, ईटीसी यूज्ड इन एग्जामिनेशन प्रोसेस, तो आपको यही समझना है, पेनेट्रेंट मटेरियल का मतलब आपको सब चीज समझना है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिक्विड पेनेट्रेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल, इट टाइप इट डिवाइडेड, इसमें ऑलरेडी दिया गया है, आर्टिकल 24 में दिया गया है, वो ऑलरेडी मैं एक दो बार समझाया है, अभी मुझे समझाना नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूँ। कलर देखो, मिसेलेनियस रिक्वायरमेंट, मिसेलेनियस में
कंट्रोल ऑफ कंटामिनेशन, कंट्रोल ऑफ कंटामिनेशन, इसके बारे में बात करते हैं। The user of this article shall obtain the certification contamination content of all liquid penetrant material used on nickel based alloy। जब कंट्रोल ऑफ कंटामिनेशन, ऊपर भी एक वर्ड आया था ना, कंटामिनेशन को कंट्रोल करना है, वो सब चीज पानी वगैरह, डेवलपर, पेनेट्रन, तो इसका मतलब ये हुआ ये पेनेट्रन है, क्या स्टेनलेस स्टील में भी यूज होगा? ये पेनेट्रन है, डुप्लेक्स में भी यूज होगा? नहीं भाई, ध्यान रखो, निकल बेज अलॉय होगा, ऑस्टेनेटिक स्टील होगा, डुप्लेक्स स्टील होगा और टिटेनियम होगा। उसके लिए आपको अलग पेनेट्रन चाहिए, अलग डेवलपर चाहिए, अलग टाइप का उसका जो रिक्वायरमेंट है वो लेना पड़ेगा, वरना ये पेनेट्रन आपका वो डुप्लेक्स में तो क्रैक कर देगा। समझे बात? वो तो एकदम फाइन ग्रेड है, उसमें तो बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। इसके लिए यहाँ पे लिखा है कंट्रोल ऑफ कंटामिनेशन में द यूजर ऑफ दिस आर्टिकल शेल ऑब्टेन सर्टिफिकेशन ऑफ कंटामिनेशन कंटेंट फॉर ऑल लिक्विड पेनेट्रेंट मटेरियल यूज्ड ऑन निकल बेस्ड अलॉय, ऑस्टेनेटिक, डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील और टिटेनियम, वो सब चीज में आपको ध्यान रखना है। दिस सर्टिफिकेशन शेल इंक्लूड द पेनेट्रेंट मटेरियल्स मैन्युफैक्चरर्स बैच नंबर एंड द टेस्ट रिजल्ट ऑब्टेन अकॉर्डेंस विद मैंडेटरी अपेंडिक्स 2 ऑफ दिस आर्टिकल। तो इसका भी एक मैंडेटरी अपेंडिक्स 2 है, उसमें ये सब चीज के बारे में पूरा डेप्थ में दिया गया। तो मैंडेटरी अपेंडिक्स ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, तो अगर आपको समझना है तो हम लोग समझ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलो समझ ही लेते हैं मैंडेटरी अपेंडिक्स 2। देखो ये मैंडेटरी अपेंडिक्स 2 है, पहले तो ये क्या बोलता है वो समझ लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, स्कोप, दिस अपेंडिक्स किसके लिए बनाया गया है? तो कि कंट्रोल ऑफ कंटामिनेशन जो है उसमें लिक्विड पेनेट्रेंट मटेरियल कौन सा यूज करना है, जैसे कि निकल बेज अलॉय के लिए, ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील के लिए, डुप्लेक्स के लिए और स्टेनलेस स्टील के लिए, सॉरी ये नॉट स्टेनलेस स्टील, टिटेनियम के लिए। ठीक है, रिक्वायरमेंट निकल बेज अलॉय में क्या है? When examination of nickel based alloy, all penetrant materials shall be analyzed individually, sulfur content in accordance with, ये जो दिया है उसमें एनेक्चर 4 में दिया है। ओके ओके, दूसरी बात, अब ये कहना क्या चाहता है भाई, ये कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है कि निकल बेस्ड पेनेट्रेंट आप यूज करेंगे तब आपका मटेरियल के अंदर ये जो सल्फर है मेरे भाई, वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सल्फर, फॉस्फोरस और क्लोरीन, Cl होता है ना, NaCl होता है ना, नमक, ये सब चीज जो है वो बहुत ध्यान रखना है, मेटल को बहुत सारा प्रॉब्लम करता है। समझो मैं ये बोलूं कि स्टेनलेस स्टील के अंदर नमक वाला आप पानी घुसा दो तो क्या होगा? नमक वाला पानी घुसा दो, क्या नमक में NaCl है? NaCl है ना, है? अभी ये Cl क्या करेगा? क्रोमियम क्लोराइड बना देगा स्टेनलेस स्टील के अंदर, और स्टेनलेस स्टील है उसके अंदर क्रोमियम तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्रोमियम अगर स्टेनलेस स्टील से निकल गया, स्टेनलेस स्टील से निकल के वो क्रोमियम क्लोराइड बनाया, तो प्रॉब्लम क्या होगा? मटेरियल का जो इफिशियंसी था, किसका इफिशियंसी था? कोरोजन को कंट्रोल करने का। क्रोमियम का काम क्या है? क्रोमियम जो है वो कोरोजन को कंट्रोल करता है, लेकिन कोरोजन ही भाई साहब ये Cl लेके निकल गया तो प्रॉब्लम है ना, समझे? तो हमारा स्टेनलेस स्टील जो है उसमें क्रोमियम क्लोराइड बन गया, तो वहां पे फिर वेल्ड डीके स्टार्ट हो जाएगा, मटेरियल है वहां पे रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये तो एक सिंपल एक एग्जांपल मैंने दिया, बाकी याद रखो ये सल्फर भी ऐसा कचरा वाला काम है। सल्फर ऑक्साइड, निकल सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, देखो इसमें तो ये निकल, ये किसका बात है? स्टेनलेस स्टील है, ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील, ये टिटेनियम और निकल बेज अलॉय, उसमें क्रोमियम ज्यादा होगा। क्रोमियम क्या करेगा? क्रोमियम सल्फेट बना देगा, क्रोमियम सल्फेट एक पपड़ी बन जाएगा और क्रोमियम वहां से निकल जाएगा। और हम लोग ये मटेरियल में इतना सारा पैसा दे रहे हैं, एक तो क्रोमियम को ज्यादा लेने का ट्राई कर रहे हैं, जितना क्रोमियम ज्यादा उतना मटेरियल का पैसा ज्यादा। याद रखो आप, अगर क्रोमियम ही हमारे मेटल से निकल जाएगा तो वो भी किस किस चीज की वजह से निकला? पेनेट्रेंट की वजह से। पेनेट्रेंट में सल्फर ज्यादा था, तो सल्फर जो है वो पेनेट्रेंट, वैसा पेनेट्रेंट हमने ये डुप्लेक्स में लगाया, या तो हम लोग ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील में या टिटेनियम में लगाया, वहां से वो पेनेट्रेंट का अंदर सल्फर जो था वो क्रोमियम निकाल लिया, और क्रोमियम निकाल के पपड़ी बन के निकल गया। या तो अभी क्या होगा, क्रोमियम का प्रॉब्लम क्या होगा? क्रोमियम अगर मेटल से निकल गया तो क्या होगा?
रस्टिंग स्टार्ट होगा। रस्टिंग क्यों स्टार्ट होगा? क्रोमियम का काम क्या था? वो कोरोजन को कंट्रोल करता है, लेकिन अभी कोरोजन को कंट्रोल करने का वाला कोई बचा ही नहीं, समझे? सेनापति ही नहीं बचा है, तो फिर जंग तो हारना ही है ना। समझे बात भाई? समझ में आ रहा है? ओके, अभी लिखते हैं एग्जामिनेशन निकल बेज अलॉय रहेगा, ऑल पेनिट्रेंट मटेरियल शेल बी एनालाइज, इसके हिसाब से एनालिसिस करना है, और यहाँ पे भी इसका पूरा डिटेल में दिया गया है। आप इतना याद रखो, सल्फर कंटेंट शेल नॉट एक्सीड 0.1% बाय वेट। तो हम लोग हाइड्रो करते हैं, तो लोगों को आइडिया होता है कि जब हम हाइड्रो करते हैं मेरे भाई, तो क्या होता है, हम लोग एसएस का हाइड्रो करते हैं, तो हम लिखते हैं ना 30 ppm से कम, 30 ppm से कम वाटर के अंदर क्लोरीन क्या होना चाहिए? हाइड्रो स्टेनलेस स्टील का आपने हाइड्रो किया है कभी? ओके, स्टेनलेस स्टील का जब हाइड्रो करते हैं तो 30 ppm से कम आपके वाटर के अंदर क्लोरीन होना चाहिए, समझे? तो ये सब चीज का रिक्वायरमेंट है। आप कोई भी पानी नहीं घुसा सकते हैं, उसके लिए पानी का वाटर का टेस्टिंग करवाना पड़ेगा, लैब के अंदर जाएगा, एनएबीएल लैब अप्रूव्ड है, वहां पे किसी का रिक्वायरमेंट ऐसा होता है एनएबीएल लैब अप्रूव्ड चाहिए पानी का टेस्टिंग, तो पानी हमको भरना है, वो पानी को बॉटल के अंदर भेजना है, वो भेजेगा, वहां पे वो केमिकल टेस्टिंग होगा, अगर वो 30 ppm से कम रहेगा तो ही वो पानी वाटर के अंदर मतलब हाइड्रो के अंदर चेक कर सकते हैं, अदरवाइज वो पानी नहीं डाल सकते। ऐसा भी रिक्वायरमेंट आपको शायद इंडस्ट्री में मिलेगा आने वाले टाइम में। बाकी ऑनलाइन वाले तो बोल रहे हैं बहुत सारे लोग कि यस हमने ऐसा देखा है। किसी ने देखा है ऑनलाइन में? ऑनलाइन वाले लोग भाई जागो। तो ऐसा है, इस सल्फर जो है 1.1% से वेट में कम होना चाहिए। आपका पेनेट्रन मटेरियल कोई भी यूज करो, पेनेट्रन हो, वाटर हो, डेवलपर हो, वो सब चीज में, ठीक है? तो आपको ये याद रखना है। ओके, अभी ऑस्टेनेटिक और डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील टिटेनियम में क्या होना चाहिए? ये क्या था? ये किसके लिए था? निकल बेज अलॉय में कितना होना चाहिए था? सल्फर 0.1% से कम होना चाहिए था। ओके, अभी ऑस्टेनेटिक स्टील एंड डुप्लेक्स के अंदर पेनेट्रेंट कैसा यूज करना है, डेवलपर कैसा यूज करना है, पानी कैसा यूज करना है, उसके बारे में व्हेन द एग्जामिनिंग ऑस्टेनेटिक और डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील और टिटेनियम, all penetrant material shall be analyzed individually for chlorine and फ्लोरीन। क्लोरीन, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, ये सब चीज कचरा चीज है, ये हमारे मेटल में तो पहले तो चाहिए ही नहीं, ठीक है? लेकिन फिर भी साला किधर ना किधर से आ जाता है, एटमोस्फियर से आ जाता है ये सब चीज, ठीक है? तो क्लोरीन एंड फ्लोरीन कंटेंट अकॉर्डेंस विच इसके हिसाब से यहाँ पे दिखाया गया है, उसके हिसाब से। लेकिन जनरल में आपको बात करूं तो टोटल क्लोरीन एंड फ्लोरीन कंटेंट नॉट एक्सीड 0.1% बाय वेट। क्लोरीन एंड फ्लोरीन दोनों इसमें वेट के हिसाब से नहीं बढ़ना चाहिए, उसमें सल्फर नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है? पहले तो ये बात, सल्फर भी कचरा चीज है, याद रखो। हमारे मार्केट में किधर भी आपको सल्फर मिलेगा ना, वो कचरा ही है। तो हम लोग एमपीसी चेक करते हैं ना, तो सबसे पहला नजर है ना हमारा क्लोरीन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, ये सब चीज के ऊपर जाता है, फ्लोरीन, ये सब चीज के ऊपर जाता है। तो ये सब चीज आपको समझना जरूरी है। ओके, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब चीज 1% से कम होना चाहिए। ओके, पानी, पानी की बात करते हैं। पहले पानी में दो ऑप्शन दिए गए हैं, पानी कैसा यूज करना है। देखो, ये तो सब पेनेट्रेंट का बात कर लिया हमने कि पेनेट्रेंट मटेरियल है वो, लेकिन पेनेट्रेंट मटेरियल जो है उसमें पानी का थोड़ा हमको रिस्ट्रिक्शन कम दिया था, याद है ना? मैं आपको अभी समझाया ना, पानी थोड़ा आपके हिसाब से यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें पानी भी आपको रिस्ट्रिक्शन में यूज करना है। वो भी कैसा है पानी? फॉर वाटर यूज्ड इन ट्री क्लीनिंग एज अ पार्ट प्रोसेस द इन्वॉल्व द वाटर इफ पोर्टेबल वाटर ड्रिंकिंग या ब्लोटेड या डिस्टिल्ड या डी आयोनाइज वाटर, ऐसा ही आपको यूज करना है, ठीक है? यही पानी यूज करना है। आप नलके से जैसे सीधा लिया या रिवर से सीधा लिया तो घंटा ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू एनालाइज द क्लोरीन एंड सल्फेट। ओके, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू, तो ये जो ड्रिंकिंग वाटर आप यूज करते हैं वो बॉटल्ड में जो आता है वो डिस्टिल्ड वाटर आता है, वो डी आयोनाइज वाटर है वो, उसका आपको क्लोरीन एंड सल्फर का आपको करना जरूरी नहीं है। क्या? टेस्टिंग, टेस्टिंग करना जरूरी नहीं है। बाकी
एनी अदर टाइप ऑफ वाटर यूज्ड डू नॉट मीट द रिक्वायरमेंट, ऊपर का अगर रिक्वायरमेंट नहीं मीट होता है तो नीचे का आपको एनालिसिस करना जरूरी है। किसका? क्लोरीन का, इन अकॉर्डेंस विथ एएसटीएम D1253 के हिसाब से, सल्फर अकॉर्डेंस इसके हिसाब से। तो इसका सबका हमको केमिकल के लिए भेजना पड़ेगा कि इसमें क्या केमिकल रिएक्ट होता है, कितना केमिकल परसेंटेज है, वो हमको दिखाओ और NABL लैब में भेजना पड़ेगा। ये सिचुएशन है ना, शायद आपके सबके साथ एक ही साल में बनेगा। नहीं, आप लोग अगर फ्रेशर है तो आपको अभी बनेगा, लेकिन जो लोग स्टेनलेस स्टील में हाइड्रो करते हैं ना, उसको ये सब चीज ज्यादा पता होगा इसके बारे में, क्योंकि एक तो जान निकल जाती है इसमें, टेस्टिंग आता नहीं है। और प्रोडक्शन इंजीनियर क्या करता है, अभी तो पानी भर के बैठा है, अभी टेस्ट का वेट कर रहा है, जैसे ही टेस्ट आएगा सीधा हाइड्रो चालू। अरे वो तुमने पानी तो भर दिया है, टेस्ट आएगा, रिजल्ट एक्सेप्ट है कि नहीं है तुमको कैसे पता? लेकिन होते हैं यहाँ पे तो सब चलता है, इंडिया में तो क्या करेगा, हम लोग उसको मना भी नहीं कर सकते। मना करेंगे तो ऊपर से मैनेजर का कॉल आएगा, तुमने पानी भरने के लिए क्यों मना किया? फिर हम लोग बोलेंगे कि साहब उसका तो अभी टेस्ट नहीं हुआ है। अरे लैब में भेजा ना, वो पास ही हो जाएगा, मुझे पता है पास हो जाएगा, तुम भगवान है साला पास हो जाएगा। तो वाटर एनालिसिस देखो, ऑनलाइन में भी बहुत सारे लोग लिखते हैं वाटर एनालिसिस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट ऑब्टेन द पेनेट्रेंट मटेरियल शेल इंक्लूड ऑल पेनेट्रेंट मैन्युफैक्चर बैच नंबर। मैं आपको बोला ना कि आपको बैच नंबर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा है बैच नंबर इसका? ये जेड चेक का देखो नीचे लिखा है ना, बैच नंबर 211024, बैच नंबर है मैन्युफैक्चरिंग अक्टूबर 2021, एक्सपायरी है सितंबर 2024, मेन्यू रेट है उसका जो भी है एक्सपायर इंक्लूड ऑल टैक्सीज, सब लिखा है ना, ये सब चीज लिखा है, देखा आपने? देख लो, उसको पीछे वाले को दो। तो आपका जब रिपोर्ट बनाते हैं तब आपको बैच नंबर वो सब चीज लिखना जरूरी है। एंड रिजल्ट ऑब्टेन इन अकॉर्डेंस विथ जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, और रिकॉर्ड शेल बी मेंटेन इन रिक्वायर्ड द रेफरेंस कोड के हिसाब से आपको रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये था हमारा अपेंडिक्स। ये क्या था, हमने कंट्रोल ऑफ कंटामिनेशन कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में, यहां तक हमने मैंडेटरी अपेंडिक्स 2 मैंने समझाया। अभी बात करते हैं सरफेस प्रिपरेशन की। अभी तो ये सब चीज समझा दिया, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा रेस्ट लेते हैं। सरफेस प्रिपरेशन हम लंच के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकता है यहाँ पे। ऑनलाइन वालों को देखो सर, यस सर, ऑनलाइन वाले को भी हम देखते रहेंगे डेफिनेटली। जिसको भी जो भी डाउट है प्लीज आप पूछ सकता है, हम लोग पूरा का पूरा समझाएंगे।